हेलो एवरीवन, सब्जेक्ट वेंचर में आपका स्वागत है। साइकोलॉजी पर स्टडी करते हुए अब हम पर्सनैलिटी डिफरेंसेस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं। साइकोलॉजी के कुछ वीडियोस अपलोडेड हैं, आप काइंडली उन्हें देख सकते हैं। हमारा प्रयास आपके लिए बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराने का है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज हम चर्चा करेंगे वैयक्तिक भिन्नता। आपको ये देखना है कि ये जो वैयक्तिक भिन्नता है, इसके बारे में हम क्या समझते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आपको इंडिविजुअलिटी समझनी है, यानी जो हमारा एक व्यक्तित्व का चैप्टर है कि ये व्यक्तित्व क्या है, जिसको हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। तो पर्सनैलिटी जो है ये हमारी सोशल इमेज है। क्या है ये? सोशल इमेज, सामाजिक छवि। जैसे किसी के बारे में आप देखते होंगे वो तो बड़ा अच्छा आदमी है, तो वो अच्छा आदमी क्यों है? क्योंकि उसके एक्शंस, उसकी सोच, उसके व्यवहार में लोगों को अच्छाई दिखी है। तो ये चीज पर्सनैलिटी है। यानी अगर एक व्यक्ति ए है तो उसकी जो सोशल इमेज है वो उसकी व्यक्तित्व है, और उसकी जो पर्सनल क्वालिटी है, पर्सनल क्वालिटीज या पर्सनल ट्रेट्स, जो उसके विशेषताएं हैं पर्सनल, वो उसकी इंडिविजुअलिटी है। समझ में बात आ रही है? इसको हम व्यक्तित्व कहते हैं और इसको हम स्वत्व या निजत्व के नाम से जानते हैं। ठीक है? और ये आप केवल पर्सनल रखते हैं, और ये सोशल होती है। ये नोन बाय ऑल है और ये रिजर्व टू सेल्फ है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? यानी आपको व्यक्ति के व्यक्तित्व को दो भागों में समझना है कि अब व्यक्तित्व है और निजत्व है। अब निजत्व को लेकर के ये जो चीज है, किसी ने कहा है हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जब भी किसी को देखिए कई बार देखिए। क्या मतलब हुआ इसका? कि उसकी जो अंदर की क्वालिटी है, इनर इमेज जो है, वो इमेज डिफर करती जाएगी अकॉर्डिंग टू प्लेस, टाइम, पर्पस और एम के अकॉर्डिंग। देखा होगा ना कुछ लोगों के व्यवहार में बदलाव, समय के साथ लोगों को बदलते देखा होगा, स्थान के साथ लोगों को बदलते देखा होगा। मतलब जैसे कि आप अपने घर पर हैं तो व्यवहार दूसरा है, दूसरे के यहाँ है तो व्यवहार दूसरा है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जब वो पार्टी पे जाते हैं तो वो किंग साइज हो जाते हैं, उनके घर पे आप चले जाओ तो वो बिल्कुल नॉर्मल कॉमन आदमी हो जाते हैं। तो ये क्या है? ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस डिपेंड करता है कि उस व्यक्ति की क्वालिटीज क्या है। तो आज हमारा टॉपिक यहीं पर है। ठीक है ना? तो अब हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को थोड़ा सा डिफाइन अगर करें तो व्यक्ति के कार्य, स्वभाव और चरित्र के अंतर जो अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष पाए जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझना, अन्य व्यक्तियों के सापेक्ष, वह व्यक्तिगत भिन्नता है। समझ में बात आ रही है शायद? लोगों को कहते सुना होगा, मुझे ऐसा वैसा ना समझ लेना, मैं आदमी थोड़ा दूसरे टाइप का हूं। ये क्या कॉन्सेप्ट है? दूसरा टाइप क्या है? मतलब जो कॉमन टेंडेंसी वाले लोग होंगे वो और होंगे। तुमने ये बात बोली, जो सह लेते हैं वो और है, मैं कोई दूसरे ही टाइप वाला हूं। तो ये डिफरेंसेस क्यों? ये व्यक्तिगत डिफरेंसेस के रीजन है।
बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यानी व्यक्तिगत डिफरेंसेस जहां पर पाए जाएंगे उसमें क्या होगा कि आपको व्यक्ति की क्वालिटीज में, रुचि में, स्वभाव में, कार्य में, यहां पर मैंने 3 चीजें ली हैं। कार्य जो तुम्हें दिखेगा, स्वभाव जो उसकी टेंडेंसी है, और चरित्र जो वो अपनी क्रियाओं में लाता है। बात समझना, जैसे कहा जाता है ना, कल हम डिस्कस कर रहे थे, व्यक्ति अपना चरित्र नहीं बदल पाता, यानी वो जो हेरिडिटरी वो लेके चला है, वो डेवलपमेंट जो दूसरे व्यक्तियों के सापेक्ष पाया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सामान्य, जैसे कि अंतर है, क्यों अंतर है? जैसे साइकोलॉजी की आप स्टडी करते हैं तो आपने सुना होगा दंड सुधारने के लिए दिया जाता है। बोला जाता है ना, अगर कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है तो आप उसको पुरस्कार दे दीजिए, गलत काम कर रहा है तो आप उसको पनिश कर दीजिए। इसको कहते हैं पुनर्बलन और पृष्ठ पोषण। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। सही काम के लिए शाबाशी नहीं मिलेगी तो वो दोबारा नहीं करेगा, गलत काम को टोकोगे नहीं तो दोबारा करेगा। अब हमको बच्चे का गलत काम नहीं चाहिए तो हमें उसे गलत काम पे टोकना है और शाबाशी वाले काम पे शाबाशी देनी है। याद रखिएगा, एक टोकन इकोनॉमी होती है। थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूं, इसी व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर आगे आएगा कि इसको कैसे हम मेंटेन करेंगे। एक्चुअली व्यक्तिगत भिन्नता हमारी शिक्षा में क्यों आ गई? क्यों आखिर आपको ये पढ़ाने की कोशिश की जा रही कि व्यक्तियों में भिन्नता होती है? ये इसलिए की जा रही है कि जिनको आप पढ़ा रहे होंगे उनको आप एक जैसा ना मान के पढ़ाने लगिएगा कि सब के सब बराबर ही हैं। समझ रहे हैं? मैंने कहा भी था कि सामान्य इंसान, जो सामान्य आईक्यू के लोग हैं, वो लगभग 70 से 80% होते हैं। 20% डिफर है ना। उन 20% के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको उनके स्वभाव, चरित्र और उनकी टेंडेंसी का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा है जो तेज बोलने से डरता है, तो आपको उसके सामने तेज नहीं बोलना है, नहीं तो उसको जो आ भी रहा है वो भी नहीं आएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। वो अपना नेचर नहीं बदल सकता, आपको अपना एक्शन बदलना पड़ेगा क्योंकि आप उसे ऊपर उठाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये व्यक्तिगत भिन्नता कार्य स्वभाव और चरित्र के अंतर को कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब व्यक्तिगत भिन्नता जो है, इसकी आंतरिक भिन्नता है। ये कैसी भिन्नता है? इनर डिफरेंसेस है। आप सब लोग बैठे हो ना, किसके 3 आंखें हैं, किसके 2 नाक हैं, किसके 5 आंखें, हाथ हैं? बाहर से सब सारा बराबर है ना, और अंदर से सब चेंज है। तो ये जो भिन्नता हम या तरीके में देख रहे हैं, ये हमारी इनर बेस्ड है। आप बाहर से इस भिन्नता को नहीं चेक करें। समझ में आई बात? तो ये क्या है? इंटेलेक्चुअल मैटर है। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा क्या है कि इसमें शील गुणों का परस्पर संबंध होगा। ये शील गुण क्या है? ये इंसान की नेचर है, उसकी कह सकते हैं स्वभाव की विशेषताएं होती हैं। स्वभाव की विशेषताएं। क्या आपको ऐसे लोगों से मुलाकात हुई है जो बिल्कुल, जिनको कभी गुस्सा ही नहीं आता? वो व्यक्ति का कुछ अलग बना है क्या? उसके अंदर गुस्सा क्यों नहीं आ पा रहा है? इसका मतलब आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपने सुना होगा, इसको यहां से भी उठा लेंगे, क्रैचमर का एक वो है रजोगुण, सुना ना इनको? तमोगुण और सात्विक, सात्विक और तामसिक, है ना? तो ये जो 3 हैं, ये डिपेंड करते हैं उस व्यक्ति के भोजन पर, है ना? सुना कि नहीं सुना? आपने आपको स्टेटमेंट भी लिखने हैं, तो स्टेटमेंट के लिए नोट कर लीजिए। अक्सर कहा जाता है जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। ये क्या है? ये हमारी भारतीय दर्शन की आचार संहिता है, आचार मीमांसा है, जिसमें कि आपको अच्छा बनने के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा और अच्छा खाना पड़ेगा और अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गलत करोगे तो फिर आपको गलत सहना पड़ेगा। तो यहां पर ये शील गुणों की क्या है? परस्पर संबंध है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? इनमें वेरिएबिलिटी है।
वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? इनमें डिफरेंस आता रहेगा, ये बदलते रहेंगे, बदलते स्वरूप के परिचायक हैं। यानी जो ये व्यक्तिक भिन्नता है, ये एक व्यक्ति एक ही कंडीशन पे दो तरीके का व्यवहार कर सकता है। मतलब समझ में आया नहीं आया? आप यहां बैठे हैं, आपके एक स्टूडेंट ने वही गलती की, आपने उसे माफ कर दिया, दूसरे स्टूडेंट ने वही गलती की, आपने ठोक दिया। आप टीचर हैं, एक स्टूडेंट आपसे छुट्टी मांगने आता, सर वाटर पियाएं, चल बैठ। दूसरा, सर पानी पियाएं, जाओ। सेम टाइम पे आप क्या कर जाएंगे? बदल जाएंगे, क्योंकि आपका बिहेवियर डिपेंड करता है आपके मानसिक सोच पर, और आपकी मानसिक सोच का स्तर बदलता रहता है। इसलिए आपकी व्यक्तिक भिन्नता का जो स्वरूप है वो बदलता रहेगा। कभी आप उसी बात पर चिल्ला दोगे और कभी आप उसी बात को मान लोगे। ऐसा अक्सर होता है कि हम पहले किसी बात पर चिल्ला देते हैं और फिर उसी बात पर हम एग्री कर जाते हैं। वही ऑफर हम ठुकरा देते हैं, बाद में उसी ऑफर के लिए हम लाइन लगाते हैं। तो ये चीजें हैं, जैसे कि आपने संबंधों में देखा होगा, हम मैरिज के लिए कभी किसी को मना कर देते हैं, बाद में उसी को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये क्या है? ये हमारी भिन्नता का परिचायक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है कि इसका विशेष सीखने का स्तर रहेगा। सीखने के अलग अलग स्तर होंगे इसके कारण। व्यक्तिक भिन्नता है ना, तो व्यक्तिक भिन्नता के कारण व्यक्ति कभी अच्छा सीख लेगा, कभी देर में सीखेगा। कभी वही व्यक्ति अगर ध्यान लगा के पढ़ेगा तो आसानी से वो बात समझ में आ जाएगी, कभी तुम कई बार बताओगे उसको समझ में नहीं आएगी। नेक्स्ट मामला है ये कि इसमें जो है नॉर्मेलिटी है, सामान्यतया है, यानी ये चीज सामान्य होती जाती है। सामान्य संदर्भ में इस भिन्नता को आप लें, मतलब इसका कोई विशेष पर्पस नहीं है, बस केवल इतना पर्पस है कि व्यक्ति की योग्यताओं में अंतर हो जाता है तो वो स्टूडेंट ही, आपके सारे स्टूडेंट हैं, लेकिन उनकी योग्यताओं में अंतर के कारण उनके सीखने की दर क्या हो जाएगी? अलग अलग। और इसी के अकॉर्डिंग आपको किसी के लिए एक बार समझाना पड़ेगा, किसी के लिए 2 बार, किसी के लिए 3 बार, और किसी के लिए इतनी बार कि खुद ही गुस्सा हो जाओगे, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हमको किसके साथ कितनी ज्यादा काम करनी है। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि ये पर्यावरण पर भी बेस करता है, पर्यावरण पर आधारित होती है। क्या? व्यक्तिक भिन्नता। अगर व्यक्ति पर्यावरण पर इंटरेक्शन के साथ बदलता है तो वो अपनी भिन्नताओं को भी चेंज कर सकता है, यानी उसमें क्वालिटीज में चेंज आ सकता है। ठीक है, तो ये व्यक्तिक भिन्नता की विशेषताएं हो गई या प्रकृति हो गई। अब इसके विभिन्न आयाम, इसको मिटा दें। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। व्यक्तिक भिन्नता क्या थी, अब ये व्यक्तिक भिन्नता की विशेषताएं क्या थी, अब व्यक्तिक भिन्नता के आधार क्या हैं, आधार हो या आयाम हो। ध्यान देना क्या बोला गया है इसमें, क्यों भाई, क्या बोला गया है? आधार या आयाम, मतलब इंग्लिश में डायमेंशंस। क्या बोला गया? डायमेंशंस या बेस। क्या बोला गया? बेस। तो व्यक्तिक भिन्नता जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस के डायमेंशंस क्या हैं, किन आधार पर हम देखेंगे। तो जैसे कि अभी हमने बात करी कि व्यक्तिक भिन्नता क्या है, ये आउटर अपीयरेंस नहीं है। यह बात अलग है कि किसी भी 2 व्यक्तियों के चेहरे नहीं एक होते, लेकिन बाकी अगर आप देखोगे नंबर्स में तो आंखें 3 ना मिलेंगी, कान 5 ना मिलेंगे, बाकी फिजिकल सेम रहेगा। तो यहां पर जो शारीरिक भिन्नता है, अब पहला आयाम आ जाएगा शारीरिक भिन्नता का।
कि जो पहला आधार है जिसके आधार पर हम भिन्नताएं देखते हैं वो शारीरिक भिन्नता है। और ये शारीरिक भिन्नता इतनी ज्यादा प्रचलित है कि हार्डली, हालांकि एक माइथोलॉजी ये भी है कि दुनिया भर में एक तरीके के 7 लोग हैं, ऐसा कहा गया। मुझे इसका कोई आधार नहीं पता है, लेकिन जब मैंने साइकोलॉजी में इसको स्टडी किया, थोड़ा सा जानने की कोशिश की कि जुड़वां हमशक्ल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो पता ये चला कि एक जैसे दिखने वाले 7 लोग हैं। हमशक्ल तो अक्सर आपने देखे होंगे, मिल जाते हैं, तो हम 1 या 2 हमशक्ल तो देख पाते हैं, लेकिन कहा यह जाता है कि अक्रॉस द ग्लोब 7 लोग इस पूरे क्रिएशन में एक जैसे होते हैं। खैर, हम चूंकि उतने बड़े पैमाने पर नहीं जान रहे हैं तो हमें वो बड़ा पैमाना नहीं पता है। मैं ये कहूंगा कि कोई भी नॉट सिंगल पर्सन इज अटोन, अटोन एक जैसा। इवन जो जुड़वा होते हैं, मेरी सिस्टर को जुड़वा बच्चे हैं, इवन जो जुड़वा होते हैं उनके भी फेस और हॉबी में डिफरेंस होगा। बात समझ में आई कि नहीं? जब फेस और हॉबी में डिफरेंस जुड़वा में है तो भाई भाई में हो जाएगा, और जब भाई भाई में हो जाएगा तो क्या ऐसा संभव है कि 2 इंसानों में समानता मिल जाए? हम फेस की बात अब कर रहे हैं, आउटर अपीयरेंस की। तो पहले अगर हम शारीरिक आधार पर भिन्नता देखें तो ये बहुत ही ब्रॉडली क्लासिफाइड भिन्नता है, डिफरेंसेस है, क्योंकि शारीरिक भिन्नता इतना ज्यादा प्रभावी है कि एक फेस के 2 लोग, ये ऊपर वाले की करामात है। नहीं तो ऐसा अक्सर होता है कि बड़े बड़े अगर जो चीजें लगाई जाती हैं उन चीजों को आप देखेंगे और उसमें लोग, जैसे ताले हैं, बाइक हैं, तो बाइक की चाबियां बनाने वाली कंपनियां बिल्कुल अलग अलग बना रही हैं, बट इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी चाबी दूसरी गाड़ी में लग जाए, लेकिन गॉड के उसमें दूसरा सांचा एक बार में नहीं आया, मुझे नहीं दिखा, क्योंकि मुझे जुड़वा लोगों में भी डिफरेंसेस दिखे हैं। और अगर फिजिकल नहीं, वैसे तो फिजिकल ही है, ध्यान से, मतलब ऐसा पहली बार में आपको नहीं नजर आएगा, लगेगा दोनों एक जैसे हैं, बट अगर दोनों के चेहरे और फेसेस आप मिलाएंगे तो डिफरेंस मिल जाएगा। तो शारीरिक भिन्नता पहला आधार हो जाएगा। दूसरा आधार हो जाएगा मानसिक भिन्नता, मेंटल एबिलिटी। ये क्या मैं पढ़ा रहा हूं? व्यक्तिक भिन्नता के आयाम, बेसिक, किनके आधार पर आप डिफरेंसेस देखेंगे। तो मानसिक भिन्नता, अब मानसिक भिन्नता में आईक्यू लेवल एक जैसा होता है? नहीं। बताने की जरूरत है? सीखने का क्रम, सीखने की गति और सीखने का स्तर हर व्यक्ति का क्या हो जाएगा? अलग अलग रहेगा। बात समझ में आ रही है? देन संवेगात्मक भिन्नता। अच्छा, ये संवेग क्या है? पहले अब इन पे थोड़ा सा हम इसको इमोशनल कहते हैं, इमोवेयर के नाम से इसको जाना जाता है। ये इमोशनल भिन्नता क्या है? प्रशांत बताओ, इमोशनल क्या है? ये चीज क्या है? संवेगात्मक क्या है? मतलब बाय फीलिंग्स। बाय फीलिंग्स। इमोशन क्यों नहीं इसमें यूज किया गया? भावनात्मक नहीं लिखा है, बट डिफरेंट है ना इमोशन से रिलेटेड। तो फिर काहे उसको सेम करे दे रहे हो? ये संवेगात्मक है, भावनात्मक नहीं कहा गया बेटा, फीलिंग्स नहीं बोला गया, इसे इमोशन बोला गया है। फीलिंग वो होती है जो बाद में आती है। देखो, फीलिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग के कारण है, ध्यान देना। संवेग जो होते हैं वो जन्मजात होते हैं। समझ में आया नहीं आया? गुस्सा, ये आप बाद में सीखते हो कि पहले से होता है आप में? पहले से। भूख, प्यार, ये फीलिंग्स नहीं है, ये संवेग हैं। इमोशन इज नॉट पावर, इमोशन इज एब्यूज ऑफ पावर, याद रखना। इमोशन जो है, इमोशन भावना से अलग है। इमोशन के आधार पर जो आपकी मेंटल कंडीशन होगी वो भावना है। समझ में आया नहीं आया? आप किसी को अपना समझ रहे हैं, उसके बेस में आपका लगाव है, प्यार है, तब आपको अपनेपन की फीलिंग आ रही है ना? समझ में आया नहीं आया? yes. यानी
ये हुई भावना, तो इसके बीच में है संवेग। अभी समझ में आया? नहीं आया? थोड़ा। जैसे गुस्सा है ना, गुस्सा है ये। अब इसके आधार पर आप क्या काम करते हैं? रिएक्शंस, क्रोधित हो जाना। तो क्रोध जो आप कर रहे हैं वो आपकी भावना है, और क्रोध करने के कारण जो तुम्हारे अंदर फीलिंग आई है शुरुआत में, जिसकी वजह से क्रोध आया है, वो इमोशन है। वो इमोशन। अभी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes. नहीं आ रही? आ गई। अक्सर लोगों को कहते सुना हो कि मैं इमोशनल हो गया था। मतलब क्या था? इसकी वो इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि मैं अपने मेंटल लेवल पर कंट्रोल खो दिया था। तो वो भावना थी हमारी। यानी इमोशन जब एक्सेस हो जाएगा तो ये, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, वेग, और वेग होता है हवा का, वेलोसिटी। यानी तूफान। समझ में आया ना आया? तो संवेग वो तूफान है जिसके कारण आप अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। अभी बात समझ में आई कि नहीं? Yes. यही रीजन है कि कुछ इतने गुस्से में होते हैं कि मर्डर कर देंगे। किसी को इतना गुस्सा आ रहा है, और किसी का गुस्सा इतना होता है कि वो चुप हो जाता है, नाराज हो जाता है। बट समझ में आया नहीं आया? तो संवेगों में अंतर समझ में आ गया? याद रखिएगा, संवेग जन्मजात होते हैं, कुछ संवेग बाद में डेवलप हो जाते हैं। जैसे भूख है बेटा, है ना, क्रोध है, भय है, भय भी एक संवेग है। अच्छा, भय और डर, भय के कारण जो फीलिंग आएगी वो डर है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इसे हम क्या बोलेंगे? संवेगात्मक भिन्नता। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब उसके बाद चौथा नंबर है रुचियों में भिन्नता। किसी को खेलना पसंद है, किसी को मस्ती पसंद है। जैसे कुछ लोगों को बाइक का स्टंट पसंद है, ये क्या है? उनकी रुचि है। कुछ लोगों को गेमिंग पसंद है, कुछ लोगों को शांत बैठ के किताब पढ़ना पसंद है, कुछ लोगों को धार्मिक चीजों में वो है। तो यहाँ पर भी भिन्नता है ना। तो रुचियों की भिन्नता ये हो गई। उसके बाद बात आती है कि व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता का मतलब क्या है? कि इन भिन्नताओं में से किसी के कारण वो समाज में अपनी अलग पहचान बना लेता है। जैसे उस व्यक्ति का किसी चीज में विशेष लगाव हो जाना, उस व्यक्ति के शरीर में एक विशेष कोई बदलाव हो जाना। बात समझना। मैं बहुत अच्छा सा एग्जांपल मुझे याद आ रहा है। आप धर्मेंद्र कैटरर को जान रहे होंगे, शीतला स्वीट्स। सीता स्वीट्स। अच्छा, उन्नाव की किसी पार्टी में तुमने किसी एक व्यक्ति को देखा है जिसकी बड़ी बड़ी सी मूछें, खूब सारे चांदी के कंगन, और उनको सिल्वर मैन के नाम से जानते हैं। सर रैम्बो भी नाम है उनका। कहा जाता है, सबको भी कहते हुआ। ये क्या है? कहने के लिए उनको आप कुछ भी कह लो, लेकिन क्या है ये उनका उस चीज से लगाव है। तो वो उनके लगाव के कारण उनको अलग तरफ ले गया है, जिससे कि उनके व्यक्तित्व में अलग सा एक चेंज आ गया है। अब उनको उन चीजों से लगाव हो चुका है। बंदा साथ किलो खान की तो चांदी पहनता ही है। किसी दिन मैं रहूंगा और उनकी फोटो अगर होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। एक मेरा वो आता था, तो बात मतलब मेरे कहने का क्या है कि ऐसे लोग भी हैं जिनका किसी न किसी बात को लेकर के समाज में एक अलग आइडियोलॉजी आ जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उनकी भिन्नता करेगा वंशानुक्रम। क्लियर ना? किसी व्यक्ति को विशेष तौर पर अपने आप की पहचान बनाने के लिए वो वंशानुक्रम से संबंधित होता है। जैसे कि कुछ लोगों को देख करके आप बता देंगे, क्यों यार तुम उनके बेटे तो नहीं हो। वो अपने पिता से रुचि में, काम में, फेस में कुछ इतनी सिमिलैरिटी लेकर के आएगा कि आप उसको देख के बता देंगे, या तुमको ये देख के लगेगा कि यार इसको मैंने कहीं पहले देखा है। रीजन क्या है? कि उसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो
किसी दूसरे से मैच कर रही है, तो वो चीज होती है। दूसरा है वातावरण। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि किसी व्यक्ति के ऊपर स्वभाव में किसका अंतर आता है। तो यहां पर वंशानुक्रम मैंने फिर कहा 60%, 40% वातावरण है। अब चूंकि वंशानुक्रम बाय बर्थ लेता है ना, यस और ये फिर होल लाइफ चलता है कि नहीं चलता। तो जब ये वाला पोर्शन बर्थ के टाइम पे रहेगा तो लेटर ऑन आप ये देखेंगे कि व्यक्ति की जिंदगी में 50-50 का इंपैक्ट इन दोनों का है। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? यानी व्यक्तिगत भिन्नता, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है वो डिपेंड करेंगे वातावरण पे। अब कोई बच्चा है, उसको यहां से अभी हम केरला भेज दें, नॉर्मल यहां पर आप रह रहे हैं, हम केरला भेज दें, कुछ दिन बाद जब आप लौटेंगे तो आपके बाल बड़े, स्टाइल और सारी चीजें वहां की आ जाएंगी। और बाई चांस आपको अबू धाबी वगैरह या हम बाहर भेज दें कुवैत वगैरह में, तो क्या हो जाएगा? लुक बदल जाएगा ना। यस सर। क्या बाई बर्थ आप ऐसे थे क्या? ये वातावरण का चेंज है। तो वातावरण बहुत लेवल पर चेंज ला देता है, मतलब बेसिकली व्यक्ति को पूरी तरीके से बदल देता है। या ये कह लीजिए जैसे कि कोई बच्चा है, आपने देखा होगा कि बच्चे को सही एटमॉस्फेयर देने के लिए शुरुआत में आप अच्छे स्कूल्स में डालते हैं ना, सर इसका एक्सेंट नहीं सही है। मेरे साथ एक ड्रॉबैक है, क्योंकि मैं गाँव का पढ़ा हुआ हूँ, हिंदी मीडियम में शुरुआत से पढ़ा हुआ हूँ, इंग्लिश मैंने कभी पढ़ी ही नहीं। तो अब इसकी वजह से मेरी जुबान में वो एक्सेंट नहीं है। इंग्लिश बोलने की कैपेबिलिटी आ गई है, बट जुबान का वो ट्विस्ट जो कि इंग्लिश मीडियम बच्चों में शुरुआत में टच में आ जाता है, नहीं है। आई एक्सेप्ट इट। दिस इज व्हाट एटमॉस्फियर। बच्चा जिस एटमॉस्फियर में रहता है, उस एटमॉस्फियर के गुण उसके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। तो वातावरण हो गया। उसके बाद तीसरा है आयु और वृद्धि का प्रभाव। आयु और वृद्धि। मैंने एक बात आपसे कल बताई थी कि कुछ बच्चे होते हैं जो प्री मैच्योर हो जाते हैं, है ना, जिनका जन्म थोड़ा पहले हो जाए, जो मतलब प्री बर्थ हो जाए। अगर वो 9 मंथ कंप्लीट करके नहीं बर्थ हो रहा है तो इस बच्चे की भिन्नता चेंज हो जाएगी। इस बच्चे का सीखने का स्तर बदल जाएगा, इस बच्चे की सोच बदल जाएगी। और जिस बच्चे की, एक बात ध्यान रखिएगा, क्वालिटी हमेशा देख लेना, ये जेंटलिटी की ओर चला जाएगा। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, अगर आपके पास ऑप्शन हो तो कुछ बच्चों को स्टडी करिएगा जो अर्ली बर्थ हुआ है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई है, जिनकी पूरा टाइम जिन्होंने नहीं कंप्लीट किया है। आप उनके देखना, उनके नेचर में आप जेंटलिटी पाएंगे, सज्जनता पाएंगे। उनका नेचर दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में सॉफ्ट होगा। देखिएगा ऐसा है क्या, क्योंकि आपका एक टास्क है। एनीवे, नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद प्रजाति और देश का महत्व। प्रजाति और देश क्या हो गया भैया? इंडिया में इस तरीके से इंडिया है ना, इस तरीके से। अब इंडिया में इस एरिया में JNK है और यहाँ पे तमिल है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में डिफरेंसेस दिखेंगे कभी तुमको? यहाँ वो अफगानिस्तानी पठानी टाइप का पहने मिलेंगे और ये धोती कुर्ता वाले, अयो अयंगर स्वामी, मुत्तु स्वामी, क्या नाम उनके, वो तमाम चलते हैं। तो वो ये वाले जो हैं ये यहाँ आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? इधर गुजराती में तुम्हारे मोदी बाबा है ना, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे क्रिश्चियन टाइप के आदमी। कितना बड़ा चेंज है दोनों में। एक ही देश के अंदर इतनी बड़ी भिन्नता मिलना क्या दिखा रहा है? खाने से लेके कपड़े पहनने, बोलने और संस्कृति सब में परिवर्तन मिलेगा। ऐसा लगेगा दूसरी दुनिया में आ गए हो। ये डिफरेंस किसका है? देश काल और वातावरण परिस्थिति का। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये व्यक्तिगत भिन्नता में चौथी जो चीज थी वो आपकी देश काल और परिस्थिति के वातावरण की थी। इसके कारण क्या होती है?
व्यक्तिक भिन्नता होती है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, इसके बाद 5वें नंबर पर है आर्थिक स्थिति। अमीर के बच्चे को और मजदूर के बच्चे को कभी खड़ा करके देखना, सेम साइज के, सेम एज के दो बच्चे, एक 4 व्हीलर से उतरने वाला और एक बिना चप्पल के चलने वाला, बहुत बड़ा अंतर दिखेगा तुमको। क्यों? क्योंकि वो पढ़ के निकला है, नहीं समझे, वो दुनिया झेल रहा है, और वो जो कार से उतर रहे हैं वो केवल कार वाले एटमॉस्फेयर पे है। डिफरेंस आएगा किस बात का? मनी का। समझ में आ रहा है? अगर पैसे का चेंज है दोनों के बीच में, डिफरेंसेस पक्का आ जाएंगे। और उसके बाद शैक्षिक यानी शिक्षा के आधार पर भिन्नता। अगर माँ बाप शिक्षित हैं उनके बच्चे और अशिक्षित माँ बाप के बच्चे, बात समझ में आ रही है? क्योंकि आपको बच्चों से ही तो डील करना है, तो बच्चे डिफरेंस होंगे कि नहीं होंगे? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा न डिस्कस करके टॉपिक वाइंड अप करते हैं कि ये व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गए। अब बात आती है कि इसका महत्व क्या है। यहाँ पर हमने भिन्नता पढ़ ली, अब हम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंपॉर्टेंस। मैंने फिर कहा ना कि ये टीचर है ना बेटा, और ये कौन है? स्टूडेंट है। इसके बीच में यहाँ पर पाठ्यक्रम है, ये सब्जेक्ट मैटर कह लेते हैं। ये क्या है? मैटर। इस सब्जेक्ट मैटर को लर्न कराना है किसको? और किसको याद कराना है? टीचर को। यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि क्या करना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? एम डिसाइडेड हो गया, बट वे क्या होगा, तरीका क्या होगा, कैसे सिखाओगे? इट विल बी डिसाइडेड बाय टीचर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सिखाना है, कैसे सिखाना है, क्या सिखाना है? जोड़ सिखाना है बच्चे को। तो बच्चे को जोड़ सिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? कैसे सिखाएंगे? मैंने सिखाया है, मैंने कोशिश की है, हमारे बच्चे सीख रहे हैं। यही चीज इनोवेशन में आ जाएगी। तो ये चीज डिसाइड करते समय, ये किसको डिसाइड करना? टीचर को। तो जब ये टीचर ये डिसाइड करे, उसके पहले टीचर को अपने बच्चे का कंप्लीट नॉलेज जरूरी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे, जैसे एक कप में अगर आप पानी एक टैंकर से भरने की कोशिश करेंगे और पूरे दिन कोशिश करते रहिए, कितना पानी भर पाएंगे? कितना पानी भर पाएंगे? पूरा नहीं बनेगा। का कप में भी नहीं पूरा आएगा, पूरा टैंकर उड़ेल डालो। क्या मतलब हुआ? कहाँ गलती हो रही है? पूरा एक टैंकर पानी खराब कर लोगे और बाद में कहोगे मेहनत तो बहुत कर रहा था मैं। आउटकम क्या निकला? और फिजिक्स का लॉ है कि अगर वर्क हुआ नहीं तो काम फोर्स है नहीं, यूजफुल है नहीं। आपने कितनी मेहनत की हमसे क्या मतलब, बच्चे को कितना आया ये बताओ। तो अगर बच्चे को बिना जाने, कप की कैपेसिटी बिना जाने आप काम करना शुरू कर रहे हैं, तो इसमें गलती आपकी है। बात समझ में आई कि नहीं? इस उद्देश्य के लिए जरूरी है कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की स्टडी कर लें, जिससे कि हमें यह पता हो कि बच्चे को कितना सिखाना है और किस लायक है बच्चा और कैसे सिखाना है। बात समझ में आई? आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जरूरत क्यों है ना? तो इंडिविजुअल की इसकी जरूरत है सबसे पहले तो करिकुलम फ्रेम करने के लिए। जो हम पाठ्यक्रम बनाएंगे, पाठ्यक्रम कैसे बनाएं, क्योंकि हमें उन बच्चों की स्टडी करनी है। तो पहला हो जाएगा जरूरत में पाठचर्या के निर्माण में, फॉर द फ्रेमिंग ऑफ द सिलेबस एंड कंटेंट
we need to study the concept and the level of students so that we might decide the capacity as well as the tendency. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है शिक्षा के उद्देश्य निर्धारण में। नंबर 2, उद्देश्य निर्धारण। अब हमको क्या करना है, हमको एम देखना है। हम शिक्षा देख रहे हैं। अब सपोज इस समय हम आपको सुई लगाना बताने लगे तो क्या मतलब हुआ? हमें ये पता होना चाहिए ना कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपको हमें बनाना क्या है ना? पंचर जोड़ना तो नहीं सिखाना, सुई लगाना नहीं सिखाना, कारपेंट्री नहीं सिखानी, हमें आपको हाउ टू टीच बताना है। तो हाउ टू टीच के लिए जरूरी है कि हम आपकी एबिलिटी जरूर जान लें कि बोल पा रहे हो कि नहीं बोल पा रहे हो। नहीं तो पहले बता दें कि तुम्हारी जुबान ही नहीं ठीक है, तुम टीचर कैसे बनोगे? आप बताइए। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके बोलने की इफिशियंसी नहीं है, उसकी वोकल सही नहीं है, आप उसे कहोगे आप सिंगर बन जाओ, तो फिर टीचर हो सकता है क्या? वो जो बोल रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है, जो बोल रहा है वही नहीं समझ में आ रहा है, तो वो टीचर नहीं हो सकता ना। उसके बाद है छात्रों के वर्गीकरण में, वहां पर समूहन करने में। तीसरा, छात्रों का वर्गीकरण। गिव मी 5 मिनट ओनली, ओके। छात्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा ना। सामान्य है, प्रतिभाशाली है, अति प्रतिभाशाली है, पिछड़ा है, मूर्ख है, मूढ़ है, कौन है, उसी लेवल से तो पढ़ाओगे। क्योंकि अगर मूड वाले में लगे रहे 24 घंटे और फिर कहोगे यार आउटकम नहीं आया, पूरा दिन लगे रहे, रास्ता ये है, यहां से निकलने की कोशिश करो। तुम कहां से निकलोगे? दीवार से कि दरवाजे से? तो लाइकवाइज आपको पढ़ना पड़ेगा एक बार कि क्या है बच्चा हमारा। और नेक्स्ट हो जाएगा शिक्षण विधियों के चयन में। अब बच्चा किस तरीके से सीखना चाहता है? वो खेल से सीखना चाहता है। बच्चा कैसे सीखना चाहता है? खेल से। अब अगर वो खेल में सीखना चाहता है, जैसे मैंने अपनी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट देखा, हमारे यहाँ लड़कियां आगे जाओ, पीछे जाओ, घूम के दिखाओ, टपकियां बजाओ, चुटकियां बजाओ, ताली बजाओ, झूम झूम स्टॉप, ये उनका खेल था। मैंने इसमें चेंज कर दिया, ऊपर देखो, नीचे देखो, गिन के बताओ। एक कार्ड से ले लिया, ये कार्ड लिया, इस कार्ड के 2 पार्ट कर दिए, इस तरफ छेद कुछ कर दिए, इस तरफ कुछ छेद कर दिए, ऐसे ही डिफरेंट नंबर से छेद हैं। 15 कार्ड रख दिए, 10 बच्चों को बैठा दिया। अब शुरू हो जाओ खेल, आगे जाओ, पीछे जाओ, गिन के बता, कार्ड उठाओ, गिन के बताओ, झूम झूम स्टॉप। हर बच्चा अपना अपना कार्ड देखेगा। 9, जो पहले बता ले जाओ जीता। अब क्या हो रहा है? खेल रहे हैं और खेलने के साथ साथ वो सीख भी रहे हैं। तो ये क्या है? तुम्हें उस बच्चे की टेंडेंसी समझनी पड़ेगी कि वो कैसे करना चाहता है। क्लियर? अगर खेलना चाहता है तो खेल में सिखाइए, पढ़ना चाहता है पढ़ के बताइए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस में आपको क्लियर हो जाएगा। कक्षा के निर्माण में सहायक, कितनी बड़ी कक्षा रखी जाए, क्लास का आकार, क्लास का जो साइज है, कक्षा आकार, तो कक्षा के आकार में भी ये चीजें सहायक हैं। अगर कक्षा का आकार आपका घटेगा बढ़ेगा तो ये मेन चीज आ जाएगी। फिर व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर व्यक्तियों को मदद करने में शिक्षा सहायक, शैक्षिक निर्देशन में भी ये चीज सहायक है, और व्यक्तिगत निर्देशन में भी सहायक है कि किस तरीके से आप किसी के व्यक्तिगत निर्देशन को देखेंगे। तो इस तरीके से आज हमने शैक्षिक भिन्नता के बारे में चर्चा की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो काइंडली इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।